आदाब नाजरीन, मैं हूं सनम एजाज और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से और कश्मीर के हालात में कल सोपोर में गोलीबारी का वाक़ा। और सोपोर में हुई इस गोलीबारी में कल मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई थी, जिनकी शिनाख्त रियाज अहमद पीर जो बीजेपी का काउंसलर था, जबकि यहाँ पे इस मौके पर एक पुलिस एसपीओ शफात नज़ीर खान साकिन मंजी सोपोर का ही मौत भी वाक़ा हुई थी। और इस वाक़े में एक शख्स शमसुद्दीन पीर, जिसके बारे में बताया गया कि वो भी काउंसलर है और वो भी बीजेपी से उनका ताल्लुक़ है, वो शदीद तौर पे ज़ख्मी हुआ था। उसे श्रीनगर के अस्पताल कल ही पहुंचाया गया था, लेकिन दौरान इस शब वो ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा। इनकी मौत के बाद सोपोर के खुशाल मतू के इलाके में कोहराम बरपा था और आज सुबह जब उनकी मैतें इलाके में लाई गई तो वहाँ दोबारा कोहराम बरपा हुआ। उन्होंने उनके आखिरी सफ़र में लोगों की अच्छी खासी तादाद ने भी शिरकत की और इनकी जो सिचुएशन है, जो माली हालात हैं, वो भी देखने के काबिल हैं। किन हालात से ये गुजर रहे थे और कल के वाक़े में इनकी मौत वाक़ा हुई। उमस गए ड्यूटी पे तब मीटिंग चला अत हॉलस मज सारी काउंसलर बेस चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और उमन वन नामालूम बहदूब बर्दाश्त अंदर तम कर फायरिंग। रियाज अहमद पीर बेम मे गई जंब तती। शमसुद्दीन पीर यह जख्मी, यह कोल हेडवन रात ट्रीटमेंट गो अमिस बुधवार लास गुमुत रूद न सहारे गरस ये जुट गर पकन लकट हको गर वो चल कहीं रूद न हिसाब 10 बजे 12 बजे गो यह वाक़ा पी कन कत गो सरसी खान नूरस गो जखान गई वजह कूर 3 बजे जत आई क्या खश गो तमिस तह सहारा मे बच्चे अक दर मजूर बाप दिल चलान ट्रक सर गवर्नमेंट जान जान पान सोपोर का कल का वाक़ा और उसमें 3 लोगों की अब तक मौत वाक़ा हो चुकी है। ये कल काउंसलर्स पे सोपोर के सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नज़दीक वाक़ा पेश आया और आपको नाज़रीन बताते चलें कि पुलिस ने इस वाक़े में 2 मुश्तबा अफराद को गिरफ़्तार करने का दावा भी किया है और साथ साथ में बताया जाता है कि ये 2 मिलिटेंट थे, जिनमें से एक मुकामी था, एक फॉरनर था। उनने सारा कुछ ये कल मामला किया, पुलिस का यही कहना। और पुलिस ने इसमें कहीं न कहीं सिक्योरिटी लैप्स को भी मानते हुए पुलिस के 4 लोगों को सस्पेंड करने के अहकामात भी जारी किए हैं। ये पुलिस का कल का बयान। लेकिन सोपोर के इलाके में कोहराम बरपा था कल। ये एक सियासी बल्कि यूँ कहें तो एक वाक़ा जो है सोपोर का देखने को मिला। लेकिन अब हम सियासत पे बात करते हैं और सियासत में कल परसों और तरसों हमने 3-4 दिनों से अच्छी खासी सियासत देखी। हमने पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती को बडगाम में देखा, हमने कल श्रीनगर में सजाद गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ज्वाइनिंग देखी और आज हमारी नज़र बडगाम के इलाके पे थी, क्योंकि बडगाम में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जलसा होना था। जलसा हुआ, अली मोहम्मद सागर आए, नासिर असलम वानी आए। पहले यहाँ पे मुकामी एमएलए साहब का एमएलए और ख़ास तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े लीडर आगा रूहुल्ला दिखाई नहीं दे रहे थे और पिछले कुछ दिनों से ये भी मालूम चल रहा था कि इस जलसे के हवाले से वो कोई भी बात नहीं कर रहे, कोई तैयारी नहीं करें। लेकिन आज वो आए इस जलसे में। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के कोविड पॉजिटिव होने की वजह से नहीं आए, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्हें क्वारंटीन होना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरे जो लीडरान आए, उन्होंने इस जलसे में जो तकारीर की, उसको देख के लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तेज़ तरार तकरीर आगा रूहुल्ला की थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत पर आगा रूहुल्ला ने इस जलसे के दौरान 20 सवाल उठाए और इन्हीं सवालात के बीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत को कटघरे में खड़ा करते हुए आगा रूहुल्ला ने सवाल उठाया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस आज भी कुर्सी की सियासत करना चाहती है?
ये आगा रूहुल्लाह ने बताया इस तकरीर के दौरान। लुबे लुबाब उसका वही था। और उसके साथ साथ यहाँ नासिर असलम वानी से लेके अली मोहम्मद सागर ने तकरीर भी की। अली मोहम्मद सागर भी दबे दबे लफ्ज़ों में उसी तरह की बात तो कर रहे थे, खुल के बात नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की क़यादत मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला पर पूरा भरोसा जताया, लेकिन कुछ बॉडी लैंग्वेज अली मोहम्मद सागर की भी वही थी जो आगा रूहुल्लाह से लगभग मिलती जुलती थी। तो क्या कुछ बताया इन लीडरान ने वो भी हम आपको दिखाएंगे। और जब हमने आगा रूहुल्लाह की तकरीर सुनी तो हमारे भी कान खड़े हुए, हमारा नुमाइंदा सीधा आगा रूहुल्लाह के पास पहुंचा। तो पहले तकरीर का वो हिस्सा, आगा रूहुल्लाह की तकरीर का वो हिस्सा जो उन्होंने तेज तरार तकरीर की, और उसके बाद बाकी मामला। تُہۍ کیٛاہ کران تُہۍ ٲسِو نا وَنان چھِ عزت ماجہِ ہُنٛد عزت بیٚنہِ ہُنٛد عزت چون عزت میون عزت تُہۍ کیٛاہ کران سُہ نیوٗکھ نا ڈاک ترٛووُکھ نا اَسہِ حظ چھا سُہ کُس اِنسان سُہ کُس قوم یُس کُنہِ چیٖزس پنُن عزت بنایہِ پتہٕ نِنہِ تتھ عزتس سُہ قوم آسہِ خاموش تتھ قومس آسہِ نہٕ فرقٕے کانٛہہ پیٚمٕژ تتھ جمٲژ آسہِ نہٕ کانٛہہ فرقٕے پیٚمٕژ الیکشن لڑٕنۍ حکوٗمت بناوٕنۍ DDC بناوٕنۍ منسپلٹی بناوٕنۍ یہِ چھِ صحیح کتھ یہِ چھِ تنظیٖمن ہٕنٛز ذمہٕ دٲری آسان مگر ییٚمہِ ساتہٕ گرٕ دوٚدمُت آسہِ گرس نار آسہِ لوٚگمُت تمہِ ساتہٕ چھِنہٕ ژھانڈان گرس منٛز کُرسی چھا فرش چھا فرج چھا TV چھا تمہِ ساتہٕ چھِ ونان نہ وُنہِ چھُ گرٕ بناوُن نَیہِ سرٕ یہِ چھُ بُنیاد پٮ۪ٹھ بناوُن نَیہِ سرٕ یِم DDC یِم اسمبلی یِم کُرسی یِم الیکشن یِم چھِ فرج TV فرش گرٕ اَسہِ زونُکھ گرٕ 2019 منٛز اَسہِ نِیَکھ شناخت اَسہِ کٔڑِکھ پلو اَسہِ اوس اِلحاق کوٚرمُت ہندوستانس سۭتۍ شرطن پٮ۪ٹھ आगा रूहुल्लाह से लेकर अली मोहम्मद सागर और दूसरे लीडरान की तकारीर और इन्हीं तकारीर के पस मंज़र में कश्मीर की सूरत हाल का बयान करना, और ये भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बड़गाम के मेन बाज़ार के नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर में तकारीर, जहां एक्सपेक्ट था कि अच्छी खासी तादाद में लोग आ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक मामूली सी तादाद में यहाँ पे लोगों को आज देखा गया। साफ जाहिर है उमर अब्दुल्ला नहीं थे, आगा रूहुल्लाह ने कोई काम किया नहीं था, कोई लोगों को अपने वर्करों को उनको बुलाने के लिए उनको संदेशा नहीं भेजा था, तो कुछ दिलचस्पी लीडरान ने नहीं दिखाई थी। तो ये सब कुछ, और इसको देखते हुए हमारे कान भी खड़े हुए, हम सीधा आगा रूहुल्लाह के पास पहुँचे और उनसे सवालात शुरू कर दिए। सवाल पूछे उनसे कि क्या सिचुएशन है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, बगावत तो नहीं है, ये सब कुछ क्या बयान कर रहा है। आगा रूहुल्लाह का जवाब कुछ इस तरह से था। मेरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इस बात की अहमियत को समझे और DDC वगैरह की इस जैसे इलेक्शंस या इस जैसी सियासत से ऊपर उठ के, जैसे कि रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को इस बात के साथ इत्तेफाक है, और मैं ख़ुद भी मानता हूँ कि बुनियादी तौर असल में नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तहरीक है जो रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की अपनी बनाई हुई, अपनी पैदा की हुई तहरीक है। और ज़माने के साथ शायद सियासत में ये जमात कभी भटकी हो या कभी कोई कोताही रही हो, मगर इस वक्त जो है वक्त की ज़रूरत ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी हैसियत को समझे, अपनी ज़िम्मेदारी को समझे, रियासत जम्मू कश्मीर के लोग अपनी ज़िम्मेदारी को समझे। और जो 1930 की दहाई में रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी शनाख्त के लिए, अपने हकूक़ के लिए ये एक तहरीक कायम की थी, इस तहरीक को पुरअमन तौर फिर से ज़िंदा करे तहरीक की हैसियत से, और अपने हकूक़ की वापसी के लिए फिर से जदोजहद करे पुरअमन तरीके से। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी बहसत तारीख़ और तहरीक जो इसकी असलियत है, जो इसकी बुनियाद है 1930 की दहाइयों से लेके अभी तक, जिस उम्मीद से लोगों ने इस तहरीक को बनाया था, इस तंजीम को बनाया था, अपने माजी को फिर से ज़िंदा करे और लोगों के हुकूक के लिए फिर से उसी तरह जदोजहद करे। हमें इंतखाबी सियासत को बुला के
بالائے طاق رکھ کے فی الحال اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، اور یہی میرا موقف ہے۔ ہم ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ ہمارے آنے والے نسلوں کے لیے ہمارے حقوق کے لیے جدوجہد ہے، ہماری آئینی شناخت کے لیے جدوجہد ہے۔ اس کے سامنے الیکشنز کی کوئی حیثیت نہیں۔ ماضی میں جن نے بھی جو بھی غلطیاں کی ہے وہ اپنی غلطیوں سے، چاہے ہم ہو چاہے دوسرے ہو، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ سکتے ہیں اور پھر سے کوشش کر سکتے ہیں۔ انسان ہر غلطیوں کا پتلا ہے، ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے، چاہے ذاتی زندگی ہو چاہے سیاسی زندگی ہو، مگر بہتر انسان وہ ہے جو غلطیوں سے سبق سیکھے، ماضی سے سبق سیکھے۔ تو چاہے محبوبہ مفتی صاحبہ ہو، چاہے باقی ہمارے جو ریاست میں سرگرم عمل سیاستدان ہیں، وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کے متحدہ طور پہ اس وقت صرف جموں کشمیر کے شناخت اور حقوق کے لیے کوشش کریں، اور ان کی سیاست جو ہے صرف اور صرف اسی چیز پہ مبنی ہونی چاہیے کہ ہمارے وہ حقوق ہم کیسے واپس لا سکیں۔ تنظیم پھر سے اپنے لیے کوشش کر سکتی ہے، تنظیمیں بن سکتی ہے، بگڑ سکتی ہے، الیکشنز لڑ سکتے ہیں، اعتماد حاصل کر سکتے ہیں، مگر جب یہ قوم زندہ ہو، جب اس قوم کے حقوق زندہ ہو، جب اس قوم کے حقوق ہی زندہ نہ ہو، ادارے ہی زندہ نہ ہو، جمہوریت ہی زندہ نہ ہو، تو تنظیموں کا کیا فائدہ؟ انفرادی طور پہ کسی تنظیم کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ ہمارے جمہوری ادارے زندہ نہ ہو، ہمارے حقوق زندہ نہ ہو۔ اس وقت ہمارے حقوق پامال ہو گئے ہیں، تو تنظیموں سے بڑی بات یہ ہے کہ جموں کشمیر کے حقوق کے لیے جو ہے کوشش کی جائے۔ میں جس راستے پہ جا رہا ہوں وہاں پہ نہ سیکریٹریٹ ہے، نہ حکومت ہے، نہ منسٹری ہے، نہ چیف منسٹری ہے، تو کسی کے ساتھ جانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے۔ اور یہ بچگانی حرکتیں ہیں جو اس وقت جوڑ توڑ کر رہے ہیں، ایک جماعت چھوڑ کے دوسری جماعت میں جا رہے ہیں، صرف اور صرف اپنا مفاد دیکھ رہے ہیں۔ آئندہ آنے والے افسانوی الیکشن، مجھے نہیں پتا کہ الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، بٹ ان کے افسانوں میں جو الیکشنز ہیں، قیاسی الیکشنز جو ہے، ان کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں، اور یہ خیانت ہے اس قوم کے ساتھ۔ اس مرحلے پہ یہ سب کرنا یہ خیانت ہے۔ میں اس طرح کی خیانت نہیں کرنا چاہوں گا۔ ہماری آقا روح اللہ سے نیشنل کانفرنس کے ایک بڑے لیڈر، ترجمان بھی رہے ہیں، سابقہ وزیر بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس کا ایک فیس بھی مانے جاتے ہیں۔ ان کے اس تیز ترار بیانات، ان کا آج پہلے نہ آنا، اس کے بعد میں آنا، لیٹ آنا، اور کوئی ایکٹیویٹی نہ دکھانا اس جلسے کے حوالے سے، اور اسی پس منظر میں جب ہم نے بات کی تو یہاں پہ آپ کو ناظرین بتائیں کہ عمر عبداللہ بھی نہیں آئے تھے، اور عمر عبداللہ نے صبح لکھا تھا کہ ان کے والد فاروق عبداللہ کووڈ کے پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ اب فاروق عبداللہ احتیاط برتیں گے، جو قاعدے جو SOPs ہیں کووڈ کے، اس حوالے سے وہ اقدامات اٹھائیں گے، اور وہ خود نہیں آ سکتے ہیں، انہیں بھی اپنے جو لوگ ہیں اس حوالے سے انہیں کوارنٹین ہونا پڑے گا۔ کیا یہ پولیٹیکل کوارنٹین تھا یا کیا فاروق عبداللہ واقعی میں پازیٹیو؟ کیونکہ کوئی ایسی رپورٹ باہر نہیں آئی ان کی مثبت یا نگیٹو رپورٹ، ایسا کوئی سرکاری دستاویز جو ہے میڈیکل دستاویز باہر نہیں آئی، لیکن بات تو نکل کے آئی فاروق عبداللہ پازیٹیو۔ اور پھر آپ کو ناظرین یہ بھی یاد دلانا چاہیں، پچھلے ہفتے فاروق عبداللہ کو کووڈ کا ویکسین بھی ہوا ہے، تو سوالات یہی تھے کہ کیا واقعی میں فاروق عبداللہ کووڈ کے پازیٹیو ہیں یا نہیں ہے، وہ الگ بات، لیکن ڈاکٹر نوید نذیر جانے مانے معالج کشمیر کے، اور کووڈ کے حوالے سے ان کا ایک کام جو ہے وہ بہت ہی قابل تعریف ہے، مانا جاتا ہے۔ تو ہم نے سیدھا ڈاکٹر نوید نذیر کے پاس پہنچے، سوال یہی تھا کہ کیا جو ویکسین لے گا ایک بار اس کے بعد وہ کووڈ پازیٹیو ہو جاتا ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے فاروق عبداللہ نے کووڈ پازیٹیو لیا تھا۔ ہم نے یہی سوال ڈاکٹر نوید نذیر سے اٹھایا، اور ہم نے ان سے ایک اور، ہمارے نمائندے نے ان سے ایک اور سوال بھی پوچھا۔ سوال یہ تھا کہ ایک طرف کووڈ، اور اس کووڈ کے دوران یہاں پہ جس طرح سے SOPs کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو تقریبات یہاں کی جا رہی ہے، چاہے وہ کھیل سے ہوں، چاہے اسپورٹس کے ساتھ ساتھ ٹورزم سے سیکٹر سے وابستہ ہوں، یا جو باقی تقریبات ہیں، تو اس حوالے سے کووڈ کا کیا؟ اور پھر سوال یہ بھی ہے کہ کووڈ اب اپنی سٹرین چینج بھی کر رہا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے ہاں وہ تعداد لگ بھگ ہم بھول چکے تھے، کوئی پازیٹیو کیس نہیں آ رہے تھے، لیکن اب دوبارہ پچھلے ہفتے سے کیسز کی تعداد بڑھنا شروع ہے۔ تو یہ سب کیا وجوہات ہے؟ ہم نے یہی پوچھا، ہمارے ساتھی نے یہی پوچھا ڈاکٹر نوید نذیر سے۔ دیکھیں، پہلے تو کووڈ اسٹرین کی اگر ہم بات کریں، ابھی ہمارے پاس یہ کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ یہاں پہ ہمارے کشمیر میں کوئی
कोविड म्यूटेंट आया है। जो भी यहाँ पे टेस्ट फॉर जीनोमिक एनालिसिस गए हुए हैं उसमें से अभी तक कोई म्यूटेंट स्ट्रेन नहीं पाया गया है, सब नॉर्मल वही जो नॉर्मल पहले कोविड था। पहली चीज़ तो ये। सेकंड चीज़, इसके बाद जो वैक्सीन की एफिकेसी के बारे में बात कर रहे हैं, इवन कंपनीज क्लेम कि जब 2 डोज लगते हैं तो वैक्सीन की एफिकेसी 60 to 70% होती है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो ये वैक्सीन जो हर किसी का लगे तो वो 100% प्रोटेक्टेड है। वैक्सीन से ये भी हो सकता है कि जो हमारा किसी को वैक्सीन जब दोनों डोज लगते हैं उसके बाद उसका इन्फेक्ट तो वो हो सकता है, लेकिन सीवियरिटी यानी कि मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी या डेथ जिसे हम कहते हैं उसका चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वैक्सीन हमारा को लग गया किसी को तो वो 100% श्योरिटी है कि उसको कोविड का इन्फेक्शन नहीं होगा। नहीं, देखिए ये एसओपीज़ जो है, एसओपीज़ जो फॉलो या एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपीज़ हैं या हेल्थ केयर के जो भी एडवाइजरीज निकली है ये फॉलो हर जगह होनी चाहिए। वो कोई भी गैदरिंग हो, वो रिलीजियस गैदरिंग हो, वो सोशल गैदरिंग हो, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी हो, वो पार्क हो या कहीं पे भी, ये लोगों का फ़र्ज़ भी बनता है कि उनको जो भी एडवाइस किया जाता है तो उनको उस पर अमल करने की ज़रूरत है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है कि कोई मास्क बिना मास्क पहन के बाहर निकलेगा और सोचेगा कि मुझे कोविड कुछ नहीं करेगा। वो तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन उसकी वजह से कितने और लोग इसकी जद में आ सकते हैं वो ज़्यादा उसको सोचना चाहिए। तो ये हर किसी का फ़र्ज़ बनता है कि जो भी एडवाइजरीज़ हैं, हम रूटीन एक्टिविटीज़ तो चलनी चाहिए। वो ये नहीं कहेंगे कि कोई बंद करना है या ये चीज़, ये तो कोविड तो यहीं पर रहेगा और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, कोविड कहीं जाने वाला नहीं है। इवन हमारे पास श्योरिटी भी नहीं है कि हमारे जो वैक्सीनेशन ये कितनी देर तक इफेक्टिव रहेगा, अगर म्यूटेंट हो गया तो म्यूटेंट के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होगा कि नहीं। सो कोविड इज़ हियर टू स्टे, बट वी शुड कंटिन्यू आवर रूटीन एक्टिविटीज़। लेकिन ये इंश्योर करना है कि जो एसओपीज़ है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करना, ये लोगों का फ़र्ज़ है कि इस पर अमल करे जो भी जहाँ पे भी एडवाइजेबल हो। देखिए वो तो हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 महीना पहले की बात करें या 1.5 महीना पहले की बात करें, हमारे नंबर ऑफ़ केसेस जो डिटेक्ट हो रहे थे दे वर अबाउट लेस देन 50 तक फिगर पहुंच गया था, तो कॉन्स्टेंटली उसी के आगे कॉन्स्टेंट उसी लेवल पे हो गया था। लेकिन पिछले 1 हफ्ते में आप खुद देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ केसेस ग्रेजुअली क्रीप अप हो गए और हमारा जो डेली फिगर है वो 309 तक भी पहुंच गया। कल भी हमारे 235 के केसेस करीब हुए हैं। और अगर डेथ्स की आप बात करें, 15-20 दिन पहले तक हम रेयरली देख रहे थे कि कोई कोविड डेथ हो रही हो कहीं पे, लेकिन आपने कल परसों में आपने देखा कि पर डे 4 डेथ्स भी हुई है हमारी यूटी में। सो दिस कैन रिफ्लेक्ट कि हमारा जो ट्रू नंबर ऑफ केसेस कितने हमारे कम्युनिटी में इस टाइम हो सकते हैं। चलिए, ये कोविड की बात और कोविड की सी बात में लोग परेशान हो रहे हैं। दोबारा लोगों में फिर खतरे की घंटी बजती दिखाई दे रही है। लेकिन एक और परेशानी है कश्मीर में, लेकिन ये सिर्फ कश्मीर में है, मुल्क के किसी और हिस्से में नहीं है। और बताया जाता है, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये खुद सरकार के दफातर की तरफ से ही परेशानी खड़ा की जा रही है। 1 नेशन 1 टैक्स, हम यूटी में हैं, हम हिंदुस्तान का अभिन्न अंग हैं और हिंदुस्तान के अभिन्न अंग में पहले कहीं परेशानी हुआ करती थी 370 की, वो भी नहीं है। यानी एक मुल्क, एक कानून, एक आईन, सब कुछ एक है। लेकिन कश्मीर में आज भी वो नहीं है। आज भी कश्मीर में सवालात के कटघरे में एडमिनिस्ट्रेशन कई मामलात को उठाती है। और सबसे पहला सवाल आपको श्रीनगर के आरटीओ ऑफिस से लेकर दूसरे दफातर दिखाएं। कश्मीर वादी में आरटीओ दफातर में बड़ा रश है, जमघटा लगा हुआ है, क्योंकि सरकार का हुक्मनामा है कि जिसकी भी मुल्क रियासत से बाहर की गाड़ी है वो अपनी रजिस्ट्रेशन फ़ौरन करवा दे, वरना उसकी गाड़ी उठा ली जाएगी, उसको सीज किया जाएगा। तो फिर साफ जाहिर है बड़ी तादाद में लोगों ने गाड़ियां ली है, क्योंकि वो भी गाड़ियों में चलना चाहते थे। कश्मीर में एजेंसीज, ये जो कंपनीज़ हैं या दूसरी चीज़ें, गाड़ियाँ महंगी फ़रोख्त करते थे। कश्मीरी कुछ रकूमात खारिज करके मुल्क की बाकी रियासतों से सस्ते दामों में गाड़ी ले आता था, वो भी मज़े करता था, वो भी दिखाता था कि मैं भी गाड़ी वाला हूँ। लेकिन शायद हमारी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में अहदेदारों को ये पसंद नहीं आया कि कश्मीरी गाड़ी में बैठे और ये नया कानून लगा दिया। और इस नए कानून में कई मामलात हैं। ये कानून नहीं है, ये सर्कुलर है, ये सिर्फ सर्कुलर कश्मीर के लिए है। जम्मू में इस तरह की कोई बात नहीं है। और कश्मीर में सर्कुलर में सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करानी है, उसका टैक्स दोबारा भरना है। आपने टैक्स भरा हुआ है तो कोई बात नहीं, दोबारा भरना पड़ेगा,
ये कश्मीरी के लिए है, सिर्फ कश्मीरी के लिए। और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और बात भी है कि आपको रजिस्ट्रेशन फटाफट करवानी है वरना आपकी गाड़ी को सीज हो जाएगी। और ये मुद्दा श्रीनगर के आरटीओ ऑफिस में, बारामूला के आरटीओ ऑफिस में, दूसरे कई जगहों पे है। और इसी मुद्दे के बीच में लोगों का क्या कहना था, जरा पहले आपको वो दिखाते। आज सुबह मैं अपनी गाड़ी जो कि दिल्ली का नंबर है लेकर के ऑफिस जा रहा था। टीआरसी पे गाड़ी हमारी रोका। उन्होंने कहा कि आपके बाहर का नंबर है तो आपकी गाड़ी सीज की जाती है। मैंने कहा मैं फर्स्ट ओनर हूँ, मेरे पास आरसी है, मेरे अपने नाम से गाड़ी है। बोले नहीं सर, आप गाड़ी सीज की जाती है। मैंने कहा मैं कल न्यूज में देख रहा था कि जो जिनकी गाड़ी अपने नाम से है, फर्स्ट ओनर है, उनको ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको फिर से टैक्स भरना पड़ेगा, आपकी गाड़ी सीज की जाती है, आप जो है अभी गाड़ी यहीं खड़ी कर दीजिए या चलिए हमारे साथ। मेरे पास अभी घर में 2 कैंसर पेशेंट्स हैं। मैंने कल सिस्टर को लेना था गाड़ी से हॉस्पिटल के लिए। मेरे पे कैब करें, आई पेड हिम 1000 रुपीज, जबकि अगर मैं अपनी गाड़ी में उनको लेके जाता इट वुड हैव कॉस्ट मी 200 रुपीज ज़्यादा से ज़्यादा। मे घर में 2 कैंसर पेशेंट, मे डैड थी, मे सिस्टर थी। मे वनकस गाड़ हम फोए देखा। अगर मेरे डैड जो है वो अभी एक हिसाब से पैरालाइज्ड है, उनकी टांगें काम नहीं कर रही है, वो चल नहीं पा रहे। वो कत अनुभव वनकस नो गाड़ कुछ ताउन सनो पानस नो गाड़। मेरी गाड़ी है 2010 मॉडल की। मैंने सबसे पहले मैं दिल्ली आई एम वर्किंग इन दिल्ली में यहाँ आया हूँ जब से डैड की तबीयत खराब हुई है। तन शुस भी मन पता लगे थे मैं दी तो गाड़ी रजिस्ट्रेशन करी बकर ये नंबर, बट किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मेरे साथी इरफान फाजिल ने श्रीनगर के आरटीओ ऑफिस के बाहर और श्रीनगर शहर में लोगों से पूछा और लोग सवाल उठा रहे कि आखिर हमारे साथ ही ये क्यों? अगर कानून है, मुल्क में एक ही कानून है, तो फिर कश्मीर में ये अलग से कानून क्यों लगाया जा रहा है? पंजाब हो, चंडीगढ़ हो, यूपी हो, कहीं पे भी हो, दिल्ली हो, किसी भी स्टेट की गाड़ी वहाँ जा सकती है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करानी पड़ती है। लेकिन जम्मू में भी फिलहाल ऐसा कोई मामला नहीं है सरकार का। लेकिन कश्मीर में मुल्क की किसी रियासत की गाड़ी आई जाए तो उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है। और किस किस को रजिस्ट्रेशन करानी है, ये आरटीओ कश्मीर से मेरे साथी इरफान फाजिल ने पूछा। सर, हमारा सवाल सबसे पहले ये है कि जो गाड़ियाँ दिल्ली में लोगों ने ऑलरेडी अपने नाम से खरीदी है, जो वहाँ रहते हैं, अब जो अगर वो वापस कश्मीर आता है तो क्या उसे नंबर भी चेंज करना होगा और दोबारा से रजिस्ट्रेशन और टैक्स भरना होगा? देखिए, जो ये है ये ऑलरेडी रूल्स में है कि अगर कोई शख्स एक जगह अपनी गाड़ी रजिस्टर कराता है तो फिर दूसरी रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी में जाता है और उसको गाड़ी वहाँ 6 महीने से ज़्यादा देर के लिए रखनी है तो उसको लाजमी तौर पर दूसरी जगह पर रजिस्ट्रेशन करानी है। इस सिलसिले में अगर कोई यहाँ का है, वो दिल्ली में रहता था, वो पढ़ता था और वहाँ उसने गाड़ी ले ली है और आज फिर वापस आया है, वो एड्रेस प्रूफ उसके पास नहीं है तो यहाँ रहता है तो उसको लाजमी तौर पर यहाँ पे फिर रजिस्ट्रेशन करानी है। इनकेस अगर उसकी वहाँ पे भी रेजिडेंस है, यहाँ पे भी रेजिडेंस है और वो एड्रेस प्रूफ भी है तो उसको गाड़ी में दोनों एड्रेस प्रूफ साथ रखने पड़ेंगे तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल सर हमारे ये है कि कोई शख्स अगर यहाँ आता है छुट्टियों के लिए, सैर व तफरीह के लिए, जो परमानेंटली वहाँ सेटल्ड है, मगर अगर वो वापस जाना चाहता है 2-3 महीने सर्व करने के बाद, तो यहाँ आने के बाद क्या उसको भी टैक्स भरना पड़ेगा या नंबर चेंज करना पड़ेगा या ऐसी कोई प्रॉब्लम? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो वहाँ से आता है टूरिस्ट, जैसे हम भी यहाँ से दिल्ली जाते हैं, अपनी गाड़ी ले जाते हैं विंटर में, फिर वापस लाते हैं तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। टैक्स पर सर हाहाकार मचा हुआ है कि टैक्स जो है जिन लोगों ने ऑलरेडी पे किया है, 1 नेशन 1 टैक्स की बात चल रही है, तो यहाँ जो कश्मीरी बाहर रहता है, जो अब यहाँ वापस आता है, वो कहता है कि अब दोबारा से मुझे यहाँ टैक्स भरना है। देखिए, ये जो टैक्स होता है इसको आम फहम जबान में हम टोकन टैक्स बोलते हैं। ये रोड टैक्स होता है, ये हर एक स्टेट हो या यूटी हो उसके लिए अलग अलग कवानीन है। अगर आप दिल्ली में देखेंगे तो दिल्ली में 6% होगा, अगर आप आज लद्दाख में देंगे तो वहाँ पे 3% है, 10% डिफरेंट स्लेब्स है। तो यहाँ पे जो जे&के हैं इसमें अपना अलग स्लेब है। तो जो भी गाड़ी आएगी दूसरी रजिस्ट्रेशन जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करानी है तो वहाँ टैक्स भी देना पड़ेगा। सर, लोगों का ये भी मानना है कि आज तक कोई ऐसा कानून बाहर के स्टेट्स में नहीं है, ये सिर्फ यहाँ क्यों लागू किया गया? नहीं, यहाँ पे नहीं, ये हर जगह है। ये नया कानून नहीं है बल्कि ऑलरेडी जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है 1988 उसमें ये लिखा है। और वही जो है ये सिर्फ यहाँ याद दहानी हमने करवाई है लोगों को कि अगर आपके पास जेन्युइनली गाड़ी वहाँ से आई है, एनओसी है, आप आइए उसको रजिस्टर करवाइए। क्योंकि अदरवाइज अगर किसी और के नाम की गाड़ी है तो ये वहाँ कोई एक्सीडेंट करती है रोड पे, तो हम जब देखते हैं उसके डॉक्यूमेंट्स तो किसी दूसरे शख्स के नाम होती है जो दिल्ली में होता है और चलाता है यहाँ का बंदा, तो उस वक्त फिर पुलिस को और जो एनफोर्सिंग एजेंसीज को उनको जो क्राइम है उस क्राइम का जो किसने किया है वो हमें पता नहीं चलता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर 6 महीने से ज़्यादा आप यहाँ अपनी गाड़ी रखते हो जो दिल्ली के किसी और शख्स के नाम है या चंडीगढ़ के किसी और शख्स के नाम है तो चलाता मैं यहाँ हूँ तो मुझे अपने नाम वो करवानी है।
चलिए आरटीओ कश्मीर से मेरे साथी इरफान फाजिल ने पूछा, सवालात उठाए, अवाम के मुद्दे उठाए और उन्हीं मुद्दों के बीच में सरकार अभी फिलहाल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हरदर्द में, ऊपर से सर्कुलर आ चुका है और सर्कुलर पे ज़मीनी सतह पे अमल दरामद करनी है। और हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, ये मंजूर अहमद है, ये उस्ताद पेशे से है, ये कुपवाड़ा का रहने वाला है। और जब कोविड-19 हुआ था तो इस उस्ताद ने कुपवाड़ा के इलाके के दूर दराज के इलाकों में घर घर जाकर बच्चों को तालीम देने की कोशिश की। और जब मंजूर ने शुरुआत की तो बहुत से और उस्ताद भी उसके साथ मिले और सब ने दूर दराज के इलाकों में जहाँ न इंटरनेट की सहूलियात थी, जहाँ गाड़ी नहीं जाती थी, वहाँ जाके बच्चों को अपने घरों में पहुँच गए, वहाँ कम्युनिटी क्लास शुरू करके बच्चों को तालीम दी। और मंजूर अहमद कुपवाड़ा का उस्ताद, उसकी आज हौसला अफजाई कुपवाड़ा में की गई और कुपवाड़ा में आज हुई एक तालीमी कॉन्फ्रेंस के दौरान मंजूर अहमद के कारनामों को वाज़ह करते हुए, बयान करते हुए बताया गया कि मंजूर ने जो कुछ भी किया या मंजूर ने अपने साथियों के साथ मिलकर तालीम के मैदान को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी किया वो हम सबको मंजूर है और वो कौम को भी मंजूर होना चाहिए। और ये सब की जिम्मेदारी है कि कौम के तय अपने हक को अदा करते हुए इस तरह के इक़दाम उठाने चाहिए। आपको नाज़रीन बताते चलें, कुपवाड़ा में आज हुई इस तालीमी कॉन्फ्रेंस जो हायर सेकेंडरी स्कूल कुपवाड़ा में मुनक्कद की गई थी, जहाँ मुकामी लोग थे, ज़ियाज़त शहरी थे, महकमे तालीम से जुड़े उस्ताद थे, सीईओ कुपवाड़ा थे या दूसरे लोग थे, सब ने ये अहद किया और सब ने ये अहद करके लोगों को भी अहद करने की जिम्मेदारी दी कि आइए हम सब मिलके तालीम को आम करें, हर किसी को तालीम के नूर से मुनव्वर करने में अपना रोल अदा करें। कि मैंने ट्रेड यूनियनिज्म के साथ साथ कभी अपनी क्लास से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। मुझे पूरा यकीन है और मेरा ज़मीर भी इस पर काफ़ी मुतमिन है कि मैंने जिस हद तक मुझे तालीमी मैदान में अपने बच्चों के साथ जो इंसाफ और जो जस्टिस उन तक पहुंचानी थी, किसी न किसी हद तक मैं उसमें कामयाब रहा। और आज मुझे अब ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मेरी काविशें रही इस खासकर ज़िले कुपवाड़ा के इस पसमानदा ज़िले में, पसमानदा इलाके में, कुछ जो मेरी सर्विस यहाँ पे रही, तो मैं अल्लाह का काफ़ी शुक्रिया अदा करता हूँ। चलिए, ये कुपवाड़ा की बात जो हम सबको मंजूर है, क्योंकि मंजूर ने काफ़ी काम जो है सर अंजाम दिया है, कुपवाड़ा में फ़ख्र से सर ऊंचा किया है कश्मीरियों का। मुल्क में सबसे कह सकते हैं कि जब ज़रूरत ऐसे लोगों की थी तब अपनी ज़रूरत को समझते हुए रोल अपना अदा किया है। लेकिन ज़रूरत अभी हमें है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा में बानिहाल से लेके बारामूला तक एक और ट्रेन सर्विस की। और इस ट्रेन सर्विस का मुतालबा जो है वो आम लोग भी करते हैं, ख़ास भी कहते हैं कि सिर्फ एक ट्रेन जो है वो बारामूला से बानिहाल के लिए चलती है। तो एक ट्रेन से सबकी ज़रूरतें पूरा नहीं हो सकती हैं। रेलवे हुकाम से गुजारिश की जाती है कि ट्रेन और भी बढ़ाई जाए बारामूला से लेकर बानिहाल तक, जहां इससे वहां काम करे लोगों को फ़ायदा होगा, वहीं आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बात फ़ायदे की, लेकिन फ़ायदे की एक और बात भी है। कोविड के बाद हमारे यहाँ H1 इन्फ्लुएंजा तो अपनी जगह पे, लेकिन हमारे यहाँ बर्ड फ्लू की बड़ी खबरें आई थी, कुछ परिंदे मरने की खबरें आई थी और कुछ बर्ड फ्लू के केसेस भी पॉजिटिव आए थे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि पिछले एक हफ्ते से राहत मिली है और कोई नया केस पॉजिटिव नहीं आया है, परिंदे मरने की खबरें भी नहीं आई हैं। और परिंदे मरने के साथ साथ बर्ड फ्लू के पॉजिटिव केस की जब खबरें शहर में आई थी तो उसके बाद कश्मीर में गोश्तखोरी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। ख़ासतौर पर चिकन खाना लोगों ने बंद कर दिया था। चिकन के साथ बड़ी तादाद में लोग जुड़े हुए इस कारोबार के साथ, तो यूं इस कारोबार को भी नुकसान हुआ था। लेकिन अब अच्छी खबर आ रही है, हुकाम भी बता रहे कि पिछले एक हफ्ते से कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई डरने वाली बात भी नहीं है। लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि श्रीनगर स्टूडियो से मुझे मेरे साथी समीर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर होगी आपसे मुलाकात। आप अपना और अपनों का रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।